ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आपको समावेशी शिक्षा पढ़ा रहा था। समावेशी शिक्षा में एनसीएफ भी आता है, तो अपन एनसीएफ के बारे में भी आज जानकारी लेते हैं। देखिए, शिक्षा शास्त्री हो या बीएड हो, क्योंकि उसका मैंने आपको एक टाइटल बताया कि बीएड के सारे पाठ्यक्रम, सारे पेपर एक दूसरे से इंक्लूड है, शामिल है और एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि अपन शिक्षा से टॉपिक स्टार्ट करते हैं और शिक्षा पर आकर ही टॉपिक को फिनिश करते हैं। जब नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करते हैं तो भी अपन शिक्षा पर आकर ही उसकी बिगिनिंग करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ी सी शिक्षा के ऊपर एनसीएफ के बारे में जानकारी दे देता हूँ। और ये एनसीएफ 2005 है ना, ये केवल ये नहीं है कि समावेशी शिक्षा के अंदर इंक्लूड है, मनोविज्ञान में अंदर इंक्लूड है ना, समसामयिक भारत और शिक्षा है, भाषा और पाठ्यक्रम है। कल मैं चैप्टर पढ़ा रहा था पाठ्यक्रम अनुशीलन समावेशी शिक्षा के अंदर। अब मैंने देखा कि बीएड के अंदर एक विषय है भाषा और पाठ्यक्रम। अब बताइए, पाठ्यक्रम का जो करिकुलम का चैप्टर है वो आपके सब्जेक्ट भी है, पेपर भी है और टॉपिक भी है, और ये एक दूसरे को टच करते टॉपिक है। सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। अब अपन एनसीएफ 2005 की आज डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 क्या होता है? देखो, इसको शॉर्टकट में नाम दिया गया है। वैसे इसका पूरा इंग्लिश में नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर इसका हिंदी में नाम दें तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या ढांचा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा। अब ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा है, वो शिक्षा के अंदर, समावेशी शिक्षा के अंदर सब में ये क्या है, बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि अपन जो शिक्षा पद्धति आज प्रोवाइड करा रहे हैं विद्यार्थियों को, वो इसी ढांचे के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। वैसे मैं आपसे पूछूं, एनसीएफ 2005 है, क्या इससे पहले भी कोई एनसीएफ आ चुके हैं? 3 एनसीएफ आ चुके हैं। 1975, 1988, 2000 और 2005। ये जो एनसीएफ है 2005, ये चौथा अपना फ्रेमवर्क है, ढांचा है। इससे पहले 75, 88 और 2000 में 3 के अंदर और आ चुके हैं। अब अपन को पूछे भाई, एनसीएफ का श्रेय किसको दिया जाए? एनसीएफ 2005 में लाया गया था, दिसंबर 2005 के अंदर। नवंबर में इसकी मीटिंग हुई थी, एमएचआरडी है ना, एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ही इसमें एनसीएफ के अंदर बनाए गए थे। और उसके अध्यक्ष सहित प्रोफेसर यशपाल थे। प्रोफेसर यशपाल का नाम आपको बहुत बार पूछा गया है। एनसीएफ का अगर अध्यक्ष या जिनके डायरेक्शन में ये काम हुआ तो वो प्रोफेसर यशपाल थे। और शायद प्रोफेसर यशपाल अभी हाल ही के अंदर 2017 के अंदर एक्सपायर भी हो गए। बहुत अच्छे शिक्षाविद थे। इन्होंने तकरीबन 23 विद्वानों को, शिक्षाविदों को शामिल करके एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया, उसे एनसीएफ कहा जाता है। और इन्होंने एनसीएफ जो एमएचआरडी है मंत्रालय में, इन्होंने ये जो मंत्रालय है, इसने एनसीईआरटी के तहत जो एक स्वतंत्र निकाय है पाठ्यक्रम निर्माण में या एनसीएफ बनाने में अपना योगदान दिया। तो एनसीईआरटी, एमएचआरडी, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, और उन्होंने इनकी देख रेख में एक ढांचा प्रारूप तैयार कराया गया और उस ढांचे को एनसीएफ कहते हैं। और इसमें आपने नाम सुना होगा अरविंद का। अरविंद की जो फिलोसॉफी है उसको भी शामिल किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब है, उसका नाम है भाषा जन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ देख के। उस किताब का नाम है सभ्यता और उन्नति। रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब है सभ्यता एवं उन्नति। ये इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। अब ये जो एक किताब थी, इस किताब से भी इसका कुछ अंश लिया गया था। और इन जो कि विद्वानों की मीटिंग थी, और फिर इसको जब तैयार किया गया तो इसको 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया और 17 राज्यों के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था।
तो इसका अनुवाद है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो ट्रांसलेशन हुआ था वो कितने में हुआ था? 22 लैंग्वेज के, ठीक है ना। इसका अनुवाद किया गया ताकि वो राज्यों के अंदर लागू किया जा सके, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा विशाल देश है और डाइवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते करते बहुत टाइम लग जाता है अपने को। जैसे अभी मैं कहता हूँ उदाहरण दे दूँ, कलकत्ता के अंदर आप पश्चिम बंगाल के अंदर कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं, ममता बनर्जी उस चीजों को नहीं फॉलो करती है, तो वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्य उसको इंप्लीमेंट करे या ना करे। तो इसको 22 भाषाओं के अंदर इसका क्या किया गया था? ट्रांसलेशन किया गया था। 23 विद्वानों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस फ्रेमवर्क को क्या किया? तैयार किया। और इसका मेन मोटो क्या था? लर्निंग विदाउट हेवी बैग, यानी बिना भारी बैग के शिक्षा उपलब्ध करना होगा। लर्निंग विदाउट बैग्स, हैवी बैग्स कह दो, तो बिना भारी बैग के बच्चों को क्या है? शिक्षा उपलब्ध करवाना था, क्योंकि इसका मुख्य फोकस था बच्चों की शिक्षा के ऊपर था। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा डाइवर्सिटी, बहुत बड़ा देश है, तो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। तो फिर इसको जब 17 राज्यों के अंदर, मैंने आपको बताया था 17 राज्यों के अंदर, स्टेट के अंदर इसको इंप्लीमेंट जब किया गया था, तो बताते हैं एनसीएफ के द्वारा 10-10 लाख करोड़ रुपए ऐसे कुछ अमाउंट है, देख लेना। तो वो अमाउंट इनको क्या किया गया? प्रोवाइड किया गया था, किसको? राज्यों को, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे और एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन की गई थी और इसमें 23 विद्वानों ने, इसमें वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने इसमें भाग लिया था और 17 राज्यों के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। विदाउट लर्निंग हेवी बैग्स की शिक्षा उपलब्ध करवाना था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर की है फिलोसफी बताई थी आपको, अरविंदो की फिलोसफी से कुछ रस लिए गए थे और कुछ इसका वो किताब बताई थी मैंने, क्या किताब का नाम नहीं लिखा मैंने, क्या किताब का नाम बताया था? सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये जो किताब थी इससे भी इसका लिया गया था। तो अब इस प्रकार अपने आप के दिमाग में यह आना चाहिए कि ये इंप्लीमेंट विद्यार्थियों के ऊपर क्या लाएगा। अब इसके अंदर मेन क्या निकल के आए, ये तो सारी एक सामान्य जनरली बातें हैं। अब इसके अंदर मेन जो प्रिंसिपल है इसके, वो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि भाई इसके प्रिंसिपल क्या है एनसीएफ के। अगर एनसीएफ के अपने को प्रिंसिपल समझ में आ गए तो समझ लो एनसीएफ के क्वेश्चन वहीं से तब किए जाते हैं। इसके मेन सिद्धांत क्या है, कौन सी रिकमेंडेशन की है, तो इस चीज को अपन, इसके मेन प्रिंसिपल क्या है। देखिए मेन इसके 5 प्रिंसिपल है। एक तो शिक्षा बच्चों को ऐसी उपलब्ध करवाओ जो बाहरी जीवन से उसका कनेक्शन, ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाओ जो बाहरी जीवन से क्या हो, शिक्षा उपलब्ध करवाओ जो बाहरी जीवन से क्या हो, बाहरी जीवन से टच हो, बाहरी जीवन से मेल खाती हो। ठीक है, एक अपने सामने ये सिद्धांत निकल जाएगा। दूसरा सिद्धांत ये है जो रोट लर्निंग है, यानी रटने की पद्धति। रोट लर्निंग, रटने की पद्धति। रोट लर्निंग पर बल न देना। और तीसरा टॉपिक आपके सामने क्या निकल आया कि जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्यचर्या क्या हो, पुस्तक तक केंद्रित नहीं हो। पाठ्यचर्या पुस्तकों तक ही केंद्रित नहीं हो जाए, पुस्तकों तक ही केंद्रित बनकर न रह जाए, केंद्रित बनकर न रह जाए। और चौथा फिर क्या आपके निकल के आया कि जो कक्षा कक्ष है उसको बाहरी गतिविधि, जो को एक्टिविटीज है उससे भी जुड़ना चाहिए। कक्षा कक्ष को बाहरी जो एक्टिविटी है, बाहरी गतिविधियों से भी उसका जुड़ाव या गतिविधि होनी चाहिए, ये होती है। और पांचवा फिर क्या हो जाए, देशभक्ति टाइप की जो शिक्षा है वो भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, क्योंकि हमें आजादी बहुत मुश्किल से मिली है। देशभक्ति टाइप की शिक्षा या भाईचारे वाली भावना वाली शिक्षा,
भाईचारे वाली शिक्षा हमें क्या करानी चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए। ये मुख्यतः जो यशपाल समिति थी 2005 के अंदर जो कमेटी के अध्यक्ष थे, वो जब लाए तो उन्होंने 5 उनके शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिकों ने, है ना, दार्शनिकों ने ये एक 5 सिद्धांत सामने निकल के आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ के 5 प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। तो जैसे पहले मैंने लिखा शिक्षा उपलब्ध ऐसी करवाओ बच्चों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को शिक्षा अगर उपलब्ध करवाओगे तो वो शिक्षा बच्चों के व्यवहारिक जीवन में काम आना चाहिए। कुछ बच्चे अच्छे शिक्षा ज्ञान कर लेते हैं, नंबर अच्छे ले आते हैं, टॉपर बन जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब आते हैं, जब सामाजिक जीवन में आते हैं, तो वो देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि अरे ये बच्चा ऐसा लगता ही नहीं है कि पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो उसकी शिक्षा उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। जब उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है तो वो विद्यार्थी क्या होगा, डेवलप नहीं कर सकता है, शिक्षा की जो मूल्य है उन पर खरा नहीं उतर सकता है। फिर है रटने की पद्धति। आपने देखा होगा बच्चा रट के नंबर ले आता है, क्योंकि हर बच्चा अध्यापक कहता है रट लो, ये रट लो, परीक्षा पास करना ही हमारा उद्देश्य है, हमें तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा पर एनसीएफ क्या करता है, विरोध करता है। रॉट जो लर्निंग है उसके ऊपर कंप्लीटली क्या करता है, प्रतिबंध लगाने के लिए कहता है। पाठ्यचर्या पुस्तकों तक ही सीमित केंद्रित बनकर नहीं रह जाए। तो भाई पाठ्य पुस्तकीय पाठ्यक्रम है जो ऐसा निर्धारित किया गया है वो कक्षा तक ही सीमित रह गया, पुस्तकों तक सीमित रह गया। अरे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसने इमोशनल फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए बच्चे के अंदर। बच्चा जब ऐसी इमोशनल फीलिंग नहीं देगा, कई घरों में देखा होगा, है ना, बच्चे को इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, टीचर से कोई अटैचमेंट नहीं होता है, वो इमोशनल अटैचमेंट की भावना भी होनी चाहिए, है ना, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो वो अदरवाइज वो कक्षा पाठ्य पुस्तक क्या है, किताब तक सीमित रह जाएगी और बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। अगर बच्चा अपना पूरा होल डेवलपमेंट चाहता है तो होल डेवलपमेंट के लिए उसको इस तरीके से शिक्षा उपलब्ध करवाओ ताकि वो उसके अनुरूप बन सके और उसकी आवश्यकताओं को खरीद कर सके। कक्षा कक्ष को बाहरी गतिविधियां भी होनी चाहिए, को एक्टिविटीज, क्योंकि अपन कक्षा कक्ष में बैठे रहते हैं, अपना उद्देश्य ये रहता है कि भाई अपन स्कूल आए 7:30 बजे और 1:30 बजे अपन चले जाएंगे वापस, तो वो कक्षा कक्ष में ही बैठे रहो, बोलो नहीं, आवाज नहीं करो, इस प्रकार की, है ना, थ्रेट देते हैं बच्चों को, तो बच्चे के अंदर इससे डेवलपमेंट नहीं होता है। उसकी जो टैलेंटेड है, प्रतिभा है बहिर्मुखी, वो बहिर्मुखी प्रतिभा वही दब करके हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बच्चे का होल डेवलपमेंट करने के लिए उसको बाहरी एक्टिविटीज में शामिल कीजिए, उसको आप प्लेग्राउंड में ले जाइए, उसको खिलाइए, उसको अन्य गतिविधियों में भाषण पद्धति में अपनाइए, उसको हर एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि बच्चा जब एक दूसरे को खेल खेलते देखेगा तो उसमें कोऑपरेशन की भावना क्रिएट होगी। तो को एक्टिविटीज भी मेन एक्टिविटी के रूप में आएगी, तब वो बच्चा क्या होगा, अपना होल डेवलपमेंट कर पाएगा। देशभक्ति, क्योंकि हमें तो भाईचारे की, क्योंकि शिक्षा के अंदर हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा आपको अलग लगे, देशभक्ति की फीलिंग बच्चे को, क्योंकि आजादी हमने बहुत मुश्किल से ली है, इसलिए हर बच्चे की जो शिक्षा गेन हो तो उसके अंदर कम से कम अपनी मदर लैंग्वेज से, अपनी मदर कंट्री से प्रेम तो होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा का पाठ्यक्रम में भी निर्धारित किया जाना चाहिए। ये 5 सिद्धांत इसके क्या है, प्रमुख है। अगर आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 का अध्ययन करते हैं तो इसके 5 सिद्धांत मुख्य है। अब कोई पूछे कि 5 सिद्धांत के अलावा इसकी कुछ रिकमेंडेशन भी है ना, इसने कुछ सिफारिश भी की है, तो कुछ सिफारिश के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कौन कौन सी इसकी मेन रिकमेंडेशन रही हुई है एनसीएफ 2005 के। तो एक तो 5 सिद्धांत याद होना चाहिए आपको, और एक आपको उसका थोड़ा एनसीएफ कब आया था इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अब इसकी है रिकमेंडेशन, जिसको अपन कहते हैं सुझाव। अब कोई आपसे पूछे रिकमेंडेशन कौन कौन सी की, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, एन लगा देना। तो रिकमेंडेशन इसकी मेन सुझाव क्या थे, देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने स्तर पर बता देता हूं, क्योंकि बच्चा जब अध्ययन करता है, स्कूलों में अध्ययन करता है, तो उसके लिए रटने की पद्धति मैंने आपको बताई दी है। जैसे मान लो अपन ने दंड की प्रक्रिया बच्चे, दंड एवं पुरस्कार की जो प्रवृत्ति है। अब दंड की प्रवृत्ति मान लो मैंने एक ये माना कि
कि बच्चे को अपन फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उसकी प्रतिभा दब के रह जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको आप मौखिक रूप से समझा दीजिए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल मेंटल रूप से क्या होगा, टॉर्चर होगा, और वो शिक्षा के अंदर क्या है, एक बाधा है। और अगर मान लो उसको पुरस्कार भी सीमित हिसाब से दो, इतना ज्यादा उसको पुरस्कार करके मचोड़ा दो कि वापस उसको नीचे दे दो, तो दंड और पुरस्कार की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और आपने नाम सुना होगा त्रिभाषा सूत्र, जो कोठारी आयोग ने 1968 में आया था, त्रिभाषा सूत्र है ना, 3 लैंग्वेज। अब त्रिभाषा में कोठारी आयोग जो 1968 में शायद आया था, उस 1968 के अंदर जो कोठारी आयोग था उसमें यह बताया गया कि जैसे मान लो सबसे पहले मातृभाषा, बच्चे की 3 भाषाएं, तो नंबर 1 पर उसने मातृभाषा को, मदर टंग को महत्व दिया। एनसीएफ 2005 का मुख्य सुझाव ये था कि सबसे पहले हमें मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 उसने कहा हिंदी और अंग्रेजी में से एक, हिंदी ले लो, हिंदी राज्य वाले, अंग्रेजी राज्य वाले अंग्रेजी ले ले, और फिर एक कोई अपनी मॉडर्न लैंग्वेज जो आपके प्रचलित है, अभी मॉडर्न लैंग्वेज में से कोई सी लैंग्वेज भी कर सकते। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र पर भी क्या दिया गया, बल दिया। ये किस में आया, एनसीएफ 2005 के। और एक आपने सुना होगा कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। बच्चों को अपनी मातृभाषा के अंदर, अपनी मदर टंग के अंदर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहिए। शिक्षा को क्या करना चाहिए, उपलब्ध करवाना। और मातृभाषा अगर मान लो कि बच्चा समझ नहीं पाता है ना, तो उसको समझ नहीं पाता, तो उसको मदर टंग के अंदर उसको शिक्षा दो, बच्चा उसको अच्छा कैच करेगा। और फिर एक आपने सुना होगा, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम आपने ऐसा बना दिया, जटिल कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि बच्चा उससे दब जाता है, उसकी टैलेंटेड है ना, वो दब जाती है। इतना फ्लेक्सिबल बनाओ ताकि बच्चा उस शिक्षा को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाओ, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, और त्रिभाषा सूत्र का फॉलो करना चाहिए, और दंड और पुरस्कार की प्रवृत्ति भी हिसाब से होना चाहिए। आपने सुना होगा हर विद्यालय के अंदर पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालय में बच्चों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किताबें पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पुस्तकालय में अपनी इच्छा से किताबें पढ़ने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब बच्चा मान लो अपनी स्वेच्छा से बच्चे को दबाव देकर आपने कह दिया कि भाई लाइब्रेरी में आके किताबों का अध्ययन कर, तो वो लाइब्रेरी में रहकर किताबों का अध्ययन कितने समय तक कर सकता है। अगर आपने उसके ऊपर फोर्स कर दिया तो वो बच्चा पुस्तकालय के अंदर किताबों का अध्ययन ढंग से नहीं करेगा। और ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाओ जो सृजनात्मक विकास वाली हो, सृजनात्मक और नैतिक शिक्षा वाली, सृजनात्मक एवं नैतिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ठीक है ना। और बच्चों को को एक्टिविटीज गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को को एक्टिविटीज वाली शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा LSRW, नाम सुना ना। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, और R का मतलब होता है रीडिंग, और W का मतलब होता है राइटिंग। LSRW, इस प्रकार की शिक्षा भी बच्चों को क्या करनी चाहिए, उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये LSRW त्रिभाषा सूत्र है। एक और मैं आपको बताता हूं, जो नायक महोदय का एक सूत्र है, उसके अंदर बच्चों की इक्वलिटी की भावना और क्वालिटी और क्वांटिटी शिक्षा, ये दोनों उपलब्ध करवानी चाहिए। उसका नाम क्या है, नायक है कोई,
उसका नाम है जेपी नायक। अब जेपी नायक ने भी क्या किया है, जेपी नायक, अब इस जेपी नायक ने ट्रिंगल टाइप का एजुकेशन के भी एक रिकमेंडेशन की है। अब जेपी नायक ने सबसे पहले ये कहा कि इक्वलिटी और एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। अब ये बताइए क्वालिटी, क्वांटिटी और इक्वलिटी टाइप की, ये प्रोफेसर जेपी नायक ने भी अपनी रिकमेंडेशन में कहा है कि बच्चे इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा मान लो गेम चल रहा है और उसके अंदर संवेग ज्यादा विकास हो गया, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। जब बच्चा लगातार गेमों को देखेगा तो उसको लगेगा कि वास्तव में अपने अंदर भी इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए। दूसरे बच्चों को इस दृष्टि से नहीं देखे, क्योंकि इसमें सामान्य बालक पढ़ रहे हैं, विशेष बालक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर वो इक्वलिटी की भावना उसमें जरूर होनी चाहिए। और उन बच्चों को, जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको उपलब्ध करवाओ। ये नहीं उसमें संख्यात्मक विकास कर रहे हो, संख्यात्मक भी होनी चाहिए, इसलिए संख्यात्मक का भी लिखा है क्वालिटी और क्वांटिटी और इक्वलिटी। ये जेपी नायक का एक ट्रायंगल फॉर्मूला था, उसका भी इसमें रिकमेंडेशन किया गया था। तो देखिए मैंने आपको कितने बताए हैं, बहुत से हैं रिकमेंडेशन, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। रटने की पद्धति पर बल नहीं देना, है ना, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास वाला लिया, लाइब्रेरी का उदाहरण लिया, दंड और सजा वाला लिया, LSRW लिसनिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग पर भी बल दिया, और कोठियारी आयोग का त्रिभाषा सूत्र है उसके भी बल दिया। बच्चों को उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि बच्चा उस पाठ्यक्रम को जब नहीं कर पा रहा है छोटे बच्चे, तो उसको क्यों ना मदर टंग के अंदर उपलब्ध करवाओ, ठीक है ना। हिंदी अंग्रेजी भाषा में से एक चॉइस करना चाहिए, मॉडर्न लैंग्वेज में से एक चॉइस करना चाहिए। बच्चों को खेल को एक्टिविटी या खेल कूद गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। दंड और सजा की प्रक्रिया है उसको कम करना चाहिए। ये अनेक प्रकार के जो रिकमेंडेशन है और जो इसके प्रिंसिपल हैं वो मैंने आपको एनसीएफ में बताए। और एनसीएफ 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा में और बीएड के पाठ्यक्रम में। और अगला टॉपिक के बारे में मैं आपको कल जानकारी दूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन।